नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको फिज़िक्स से रिलेटेड ही सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, आज मैं अपने इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। सुनने में आप सबको लगेगा कि क्या ईजी चीज़ बता रहा है या सीखना पड़ेगा। बेसिकली बहुत जन इस टॉपिक को इग्नोर कर देता है या फिर पढ़ता है तो उसे रट लेता है। कुछ डेफिनेशन 2 नंबर का ये डेफिनेशन भी नहीं पूछता है कोई जनरली, कहीं कहीं पूछ देगा तो 1-2 नंबर के लिए पूछ देता है, बात ख़त्म। पर आप लोग को पता नहीं है पर इसका कितना यूज़ है, कितना इम्पोर्टेंस है इसका फिज़िक्स में। तो उस टॉपिक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम, आप जो बोलिए। रेफरेंस फ्रेम का यूज़, हंसी आ गया ना। देखिए, रेफरेंस फ्रेम जनरली 2 तरह का होता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। रेफरेंस फ्रेम बोलते ही यही समझ में आता है, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप इजीली बता दीजिएगा, आपका काम खत्म, आपको ये लगता है। पर एक्चुअल में बात ये नहीं है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स में। यदि आपको फिज़िक्स आगे पढ़ना है या आप जहाँ जो भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा फिज़िक्स में, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात जरूर करना पड़ता है। बिना इसके आपका समझ लीजिए फिज़िक्स इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको सिखाएंगे, आपको समझाऊंगा मैं और सिखाऊंगा कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है एक समझ बनाने में, या फिज़िक्स को कैसे समझा जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, चलिए, यदि आपको जानना है कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है और कैसा इसका यूज़ है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो आप लोग किताब में बहुत सारा डेफिनेशन पढ़े होंगे। कहीं बोलता है कि एक 3 तरह का एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी बॉडी का या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का, जो बोल दीजिए, एक फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फिजिकल बॉडी का क्या करते हैं, पोजीशन डिनोट करते हैं, पोजीशन को डिनोट करते हैं। तो ये हुआ रेफरेंस फ्रेम। चलिए ठीक है, ये डेफिनेशन भी ख़राब नहीं है, डेफिनेशन सही बात है। कहीं भी आपको यदि ये करना पड़े, डेफिनेशन लिखना पड़े, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना होगा कि हाँ एक ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम नहीं बोले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि एक्चुअली आप आगे जाकर हायर स्टडी में पढ़िएगा कि सिर्फ दुनिया में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं है। जिस तरह से आपने पढ़ा था ना 1D मोशन नहीं होता, 2D 3D हम लोग ग्राफ बनाते तो 2D ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और अब सबको पता है कि एक्चुअल में 2D बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जान के रखिएगा यदि किसी को नहीं पता तो। एक्चुअल में रियल लाइफ में 2D बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी चीज़ आपको मैटर मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा सब 3D होता है। पर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करने के लिए ईजी वे से स्टार्ट करते हैं, ताकि ईजिली एक स्टेप जैसे नहीं होता गेम में, एक ईजी लेवल, फिर नॉर्मल, फिर हार्ड लेवल, वैसे ही फिज़िक्स में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी यही है। पहले ईजी मैटर समझिए, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट, फिर उसके बाद हार्ड में जाइएगा। तो पहले हम लोग को 1D सिखाया गया था कि एक लाइन के अलॉन्ग कोई भी मोशन होगा, ये पहला हमारा टॉपिक होता है, बेसिकली 11 में पढ़ाया जाता है। दूसरा फिर 2D मोशन कराया जाता है कि एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होगा तो क्या होगा। फिर जब आप हायर स्टडी में जाइएगा 3D होता है, तो 3D में भी बहुत तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि एक्स वाई जेड से डिनोट कर देते हैं हम लोग, वो सिस्टम हो गया, तो वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया आपका। दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है, वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करने का मतलब, देखिए अभी हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने बैठे नहीं हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का मतलब होता है कि एक सिलेंडर ले लीजिए, उस पर एक आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, करने का जहाँ से डिराइव कीजिएगा, तो यहाँ पे सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड की जगह फिर हम लोग लेते हैं थीटा, फाई और जेड। थीटा, फाई, जेड, याद रखिएगा, थीटा, फाई, जेड ही हमारा क्या होता है, एक्सिस होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा 3 एक्सिस होता है, तो उसमें होता है थीटा, फाई और रो। क्या होता है, रो थीटा फाई बोलिए, या थीटा फाई रो। आपको ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों का एक्सिस का नेमिंग अलग होता है। ठीक है, और रिलेशन है, तीनों के बीच में एक रिलेशन है, तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है और है भी, ये आपको हायर एजुकेशन में पता चलेगा। तो हम लोग जो बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम का, रेफरेंस फ्रेम एक्चुअल में होता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है।
आपका मतलब एक एक्सिस वाला हो सकता है, 2 एक्सिस से आप डिनोट कर सकते हैं किसी का पोजीशन, 3 एक्सिस के जरिए डिनोट कर सकते हैं। बट रियल लाइफ में तो 3D का ही यूज़ होता है, बताए ही हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग एक बॉडी का, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन डिनोट करते हैं या फाइंड करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम 2 तरह का होता है, एक इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन भी पढ़े होंगे, सुनिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको फिक्स्ड कर दिया जाए, जिसका ओरिजिन भी फिक्स्ड हो और वो मूव ना करे, टाइम के साथ वो मूव ना करे, चाहे कितना भी वक्त निकल जाए, पर वो रेफरेंस फ्रेम या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव नहीं किया, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, भले उसके फ्रेम रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका ओरिजिन भी मूव करे, यानी कि वो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही मूव करे टाइम के साथ साथ। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है, इरेगुलर वेलोसिटी से हो सकता है, पर मूव करे। याद रखिए, कोई भी रेफरेंस फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि अंडर मोशन है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये तो हुआ बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि इस सब का यूज़ कैसे है और इसके बिना फिजिक्स कैसे अधूरा है। पहली बात जान लीजिए कि जैसे हम लोग कभी भी हमसे कोई पूछता है कि भैया तुम कहाँ हो, हम तो यहाँ आ गए हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप उसको अपने पास बुलाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो एक लोकेशन बताते हैं ना, कि देखिए वहाँ फलाना वहाँ एक मिठाई दुकान होगा, उसके बाएं तरफ हम खड़े हैं, या फिर उससे 2 कदम आगे आइए एक पान का दुकान होगा, वहाँ पे हम खड़े हैं। तो ये जो आप बताते हैं ना, मिठाई का दुकान है, 2 कदम चल के आइए पान का दुकान मिलेगा, ये सब जो हुआ यहाँ पे, जो मिठाई दुकान हुआ या पान का दुकान हुआ, ये क्या है, ये रेफरेंस फ्रेम हुआ, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक आपने कोऑर्डिनेट स्टैब्लिश किया, जिससे आपने खुद के पोजीशन को क्या किया, डिनोट कराया कि आइए इतने डिस्टेंस पे हम हैं, हम इस जगह पे हैं। बिना इसके तो, बिना रेफरेंस के तो आप कर नहीं सकते। और दूसरा बात देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब ही होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में कुछ बताना, किसी से खुद को कंपेयर करना है। कंपैरिजन भी बोले तो रियल लाइफ कंपैरिजन मत कीजिएगा। कंपैरिजन मतलब बोले किसी के जरिए खुद के पोजीशन को बताना कि हम यहाँ पे हैं, आप आइए, हम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिठाई दुकान में जो एग्जांपल दिया, उसमें मिठाई दुकान और जो पान का दुकान है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम किया। यहाँ पे आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को पुट किया। पुट करने के बाद बताया कि 4 कदम की दूरी पर हम हैं, क्योंकि मिठाई दुकान से 4 कदम की दूरी पर ही पान का दुकान, हमने बोला। अब पान की दुकान के पास आप खड़े हैं, तो मतलब अब क्या, मिठाई दुकान से 4 कदम की दूरी पर हैं, तो जैसे 4 कदम की दूरी चल के आएगा तो आपको पा जाएगा। तो आपने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया मिठाई दुकान पे, मिठाई दुकान आपको हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ से आपने खुद की पोजीशन को डिनोट कर दिया। ठीक है, तो यही हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब। अब यदि एक्चुअल में यदि हम लोग सोचें और समझने की कोशिश करें कि सम्स में कैसे इसका यूज़ होगा, या हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अपना रेफरेंस फ्रेम लेना होगा, कहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सॉरी। तो कैसे समझेंगे हम ये बात को? तो नॉर्मली आप एक बात सोचिएगा, जब भी आपको कोई सम्स दिए, मान लीजिए आपको बोले कि एक चोर जो है भाग रहा है कुछ वेलोसिटी से, मान लीजिए v वेलोसिटी से वो भाग रहा है, और पुलिस जो है उसको चेस कर रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप देखिएगा बहुत सारे सम्स में मिल जाता है। तो पुलिस जो है चेस कर रहा है उसको। तो अब आप बताइए कि आप ज़रा कोऑर्डिनेट, आप कैसे उस सम्स को सॉल्व कीजिएगा? आपके पास तो बहुत सारा फार्मूला हो जाएगा, पर जानते हैं इसमें बेसिकली 3 फार्मूला का यूज़ कीजिएगा, जो होता है, एक पहला होता है क्या, v = u + at। हम ये भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअल फार्मूला होता है v = u ± at। फिर होता है v² = u² ± 2as। फिर होता है s = ut ± ½ at²। यहाँ पे जो प्लस माइनस दिए हैं, आप ये कैसे समझिएगा कि यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा? आप तो सिंपली बोलिएगा कि तीनों में ए के सामने ही, यानी एक्सेलरेशन के सामने ही प्लस माइनस का साइन डिसाइड करेंगे। तो कैसे समझिएगा कि एक्सेलरेशन का साइन माइनस होगा या प्लस होगा? तो कुछ सम्स में बता देता है कि ये एक्चुअल में डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि आप घट रहा है, आपका एक्सेलरेशन क्या है, घट रहा है, तो माइनस डिक्रीजिंग साइन, इसलिए आप माइनस का साइन लेते हैं। पर कहीं कहीं केस में क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बोल देते हैं तो आप प्लस ले लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा केस भी आएगा, मान लीजिए कि आपको फ्री फॉल का केस दे दिया, आपको बोला कि ऊपर से आप नीचे गिर रहे हैं, ऊपर से आप
नीचे की ओर गिर रहे हैं और आपको बोला कि आपका टाइमिंग ये है और एक्सेलरेशन g लग रहा है, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो आपका हाइट क्या होगा? तो आप फॉर्मूला लगाइएगा s=u t + -12 at का स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, a का वैल्यू g हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइमिंग आपको दे दिया है, हाफ है। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, u 0 हो गया तो कट गया। अब बताइए s = +-12 gt का स्क्वायर हो जाएगा, एक जगह g पुट कर दिए। ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस में आप कौन सा साइन चूज़ कीजिएगा? हो गया ना कन्फ्यूज़न? चलिए सिंपली बता दें, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है या किस लिए किसकी वजह से हो रहा है? तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो अब मोशन कहाँ है? डाउन द अर्थ है। ग्रेविटी जो है हम लोग जानते हैं क्या, कि जब भी वो नीचे की तरफ आता है ग्रेविटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटी इंक्रीज़ करता है ग्रेजुअली। अर्थ की तरफ आते आते ग्रेविटी का तो इंक्रीज़ करता है, अर्थ के अगेंस्ट आते आते ग्रेविटी का तो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, पर अब यदि आप बताइए कि यहाँ पे हाइट जब मेज़र कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हाइट मेज़र कर रहे हैं, तो ओरिजिन कहाँ फिक्स किए होंगे? बता सकते हैं ओरिजिन कहाँ फिक्स किए होंगे? तो ओरिजिन आपको ग्राउंड में नहीं फिक्स किए हैं। ओरिजिन जो है आप ग्राउंड में फिक्स नहीं किए हैं। ओरिजिन आपने कोऑर्डिनेट को उस हाइट पे फिक्स किया है, आपका ओरिजिन वहाँ पे है, तभी तो आप हाइट माप रहे हैं, तभी तो आप हाइट माप रहे हैं। यदि आपको हाइट मापना रहे, टाइमिंग दे दी, आपको फ्री फॉल का कंडीशन दे दे, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, अब बोले कि आप ओरिजिन अर्थ को पकड़ लीजिए, ग्राउंड को ओरिजिन पकड़ लीजिए, तो आपका हाइट कैसे मेजर कीजिएगा? वहाँ से तो नीचे आ रहा है, तो हाइट नेगेटिव में आएगा, आना चाहिए ना, नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि हाइट तो डिक्रीज़ कर रहा है रेटिंग के हिसाब से। पर एक्चुअल में क्या करते हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हाइट मेजर करते हुए आते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो घट नहीं रहा है, ऊपर से डाउन द अर्थ जाए तो अर्थ की तरफ जाने के वक्त क्या होता है? एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से बढ़ता है। ठीक है, और आपको हाइट मापना है, जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको हाइट मापना है। तो आप यदि यहाँ पे ग्राउंड में यदि आप ओरिजिन पकड़ते, मान लीजिए आप ग्राउंड में ओरिजिन पकड़े हैं, तो कुछ डिस्टेंस से आपकी तरफ आ रहा है, कुछ डिस्टेंस से वो आपकी तरफ आ रहा है, और उस बॉडी का आप रेफरेंस फ्रेम क्या पकड़े? अर्थ पकड़े हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या पकड़े? अर्थ पकड़े हैं, ऊपर से अर्थ की तरफ डाउन नीचे आ रहा है। जब अर्थ पे आ जाएगा तो आप बता सकिएगा उसका डिस्टेंस कितना कवर किया? कुछ नहीं, नॉर्मली 0 बोलिए। क्यों? मान लीजिए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कीजिए 3 का, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, आपका परपेंडिकुलर ही हो गया। आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, ये 3D होता है। आप एक वॉल का कोना देख लीजिए, तो जो एकदम ऊपर वर्टिकली है खड़ा वो हो गया वाई एक्सिस, जो डाउनवर्ड साइड में जा रहा है वो एक्स एक्सिस, और जो साइड जा रहा है वो वाई एक्सिस। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको कोना को, रूम का कॉर्नर को पकड़ लीजिए, ग्राउंड का मतलब वो 0 पॉइंट। आप यदि रूम के बीच में है तभी तो आपका पोजीशन डिनोट होगा उसको कॉर्नर के रिस्पेक्ट में। पर यदि आप उस कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाइएगा तो अब आपको कोई बता पाएगा कि आपका पोजीशन क्या? नहीं, 0। फिजिक्स में इसको बोलते हैं 0। ठीक है, तो फिर ठीक उसी तरह जब ग्राउंड पे आपने फिक्स कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और कहीं किसी हाइट से वो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? ग्राउंड पे आ गया एकदम एग्जैक्ट 0 पोजीशन पे, तो उसका क्या पोजीशन बता पाइएगा? कितना हाइट या कितना डिस्टेंस वो हाइट कवर किया? नहीं, 0 हो जाएगा फाइनल पोजीशन उसका। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक हाइट पे पकड़ते हैं, जिस हाइट से वो गिर रहा है। ठीक है, तो वो ओरिजिन पकड़े, तो वहाँ से जब ग्राउंड तक आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। और डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट का चॉइसिंग हमारे ऊपर रहता है, कहाँ पॉजिटिव करना है, कहाँ नेगेटिव करना है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा बात, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, ग्रेविटी के अलॉन्ग जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप हाइट वैसे मेजर करते हैं, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड नहीं होता है। आप समझ लेते हैं, पर एक्चुअली फिजिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड पर नहीं रखे। अब क्या किया? उसका ओरिजिन को आप उस हाइट पे फिक्स किया, उस हाइट से आपने क्या किया? एक्सेलरेशन का हेल्प से डिस्टेंस को या हाइट को कवर किया, मेज़र किया। तो ये बात समझे। अब उसी तरह जब पुलिस क्या है, चेस कर रहा है चोर को, तो आप कैसे समझिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ फिक्स करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ फिक्स करेंगे? तो नॉर्मल बात है, जहाँ से चेजिंग स्टार्ट होगा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को वहाँ फिक्स कीजिएगा। जहाँ से चेजिंग स्टार्ट होगा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को वहाँ फिक्स कीजिएगा। और नॉर्मली जब सॉल्व करना होगा आपको सम्स को, तो कैसे समझिए कैसे सम्स को सॉल्व करेंगे? तो
आप पुलिस की जगह पे खुद को रख के देखिएगा, सोचिएगा एक बार, क्योंकि फिज़िक्स का मतलब ही था सोचना। तो पुलिस की जगह पे खुद को रख के सोचिएगा कि हाँ, क्या देखने को आपको मिल रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो आपको पता चलेगा कि बाइक जो है आपसे कुछ जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ना, वो वेलोसिटी आपको सिर्फ दिखेगा कि बाइक उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं कर रहा है। पर यदि आप उस पुलिस के जीप में नहीं होते, पुलिस की जगह पे खुद को नहीं रख के देखते हैं, आप यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे खड़े होकर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बाइक कुछ और वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पुलिस जो है अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको दो वेलोसिटी को कंसिडर करके आपको सम सॉल्व करना पड़ जाएगा, आपको दो वेलोसिटी को कंसिडर करके सम सॉल्व करना पड़ जाएगा। आपका मैटर है आप क्या कीजिएगा। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को जहाँ से चेजिंग शुरू है वहाँ पे पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे पुट कर दिए, क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आपको दो वेलोसिटी को कंसिडर करके करना पड़ेगा, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, नॉर्मली। या फिर आइदर आप पुलिस की जगह पे खुद को रख करके देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए, कोशिश कीजिएगा सोचने का कि हाँ क्या हमको देखने को मिलेगा, तो आप उस बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए आप क्या होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चल क्यों रहे हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं, आपका दोस्त दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा है, आपका दोस्त दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा है, तो बता सकते हैं कि आप इस केस में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ फिक्स कीजिएगा। ऑब्वियस है, आप खुद की तरफ फिक्स कीजिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप खुद पे भी फिक्स कर सकते हैं, पहली बात चॉइस आप पे रहता है, आप खुद पे भी फिक्स कर सकते हैं, या फिर जहाँ से वो दौड़ के आ रहा है आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जहाँ से वो दौड़ के आ रहा है आप वहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। पर क्या यदि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद पे फिक्स कीजिएगा तो जो दोस्त दौड़ के आ रहा है वहाँ से यहाँ आपके पास, तो उसका यदि डिस्टेंस आप निकालने की कोशिश किया तो वो नेगेटिव आएगा, कि वो डिक्रीज़ करते हुए जीरो हो गया। आप उसको उल्टा कर दीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को वहाँ फिक्स कीजिए जहाँ से वो मोशन को स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरह से आप पहले सम्स को पढ़िएगा, सोचिएगा कि हाँ आपको सम्स क्या बोल रहा है, ठीक है, आपको किस तरह से सम्स को सॉल्व करने में आसानी होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे खुद को रख के देखें, ऑब्जर्व करें। जब आप ये करना सीख जाइएगा तो आप डेफिनेटली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स करना सीख जाइएगा। और एक ईज़िली बात बता दें, पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको समझ में आ जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा हमेशा कि पॉइंट ऑफ ये रेफरेंस फ्रेम जो है या उसका ओरिजिन जो है हमेशा ऐसी जगह रखें जो कि फिक्स्ड रहे। ओरिजिन क्या हो, फिक्स्ड हो, वो किसी भी हाल में पूरा मोशन हो जाए कंप्लीट पर वो मूव ना करे, वो मूव ना करे। यदि क्वेश्चन में नहीं बोला है आपको कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आप फ्रेम को ऐसे जगह कोऑर्डिनेट को फिक्स कीजिएगा कि वो मूव ना करे, और आपको पूरा सम्स सिर्फ उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बनाना है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही आपको वो पूरा सम्स बनाना है। आपको न और कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपका सम्स ईजिली बन जाएगा, ठीक है। कभी कभार होता है कि फ्रिक्शन का केस, हम इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं, कभी कभार होता है फ्रिक्शन के केस में कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है और उसके बाद बोला जा रहा है कि ऊपर के ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ कि नीचे का ब्लॉक कैसे, कितना वेलोसिटी से या कितना फोर्स उस पर लगेगा कि वो मूव करेगा। तो ऐसा जब होता है केस, तो इस केस में कैसे समझेंगे और कहाँ हम फिक्स करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ फिक्स करेंगे। तो पहली बात कि यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं पूछा है, पहली बात कि यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं पूछा है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करें या ना करें आपका मैटर नहीं, ये आपका मैटर नहीं आता। पर हाँ फिर भी आपको रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम बोले तो मतलब आपको किसी के रिस्पेक्ट में या किसी के रेफरेंस में आपको वो मोशन कराना ही पड़ेगा। विदाउट रेफरेंस आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं फिर कैसे करेंगे। मान लीजिए एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, मतलब ये हाथ है मेरा, इस हाथ के ऊपर ये हाथ भी रख दिया गया, अब इस हाथ पे एक फोर्स लग रहा है, इस हाथ पे एक फोर्स लग रहा है। तो हम लोग बात जानते हैं हमेशा कि फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जब हम हाथ है इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो ये अब यदि पूछा जाए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यदि पूछा जाए आपसे कि अपर हैंड पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये नीचे का हैंड जो है इस पर एक फ्रिक्शन लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बोल सकें कि टोटल नेट फोर्स जो है इस पर लग रहा है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन। इस तरह से आप सॉल्व किए,
दूसरा, यदि आपसे बोले कि आप बताइए कि नीचे का हैंड पे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे का हैंड पे कितना फोर्स लग रहा है, जब आप ऊपर के हैंड में फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे के हैंड पे कितना फोर्स लग रहा है और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट होता है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब हो गया कन्फ्यूजन, कैसे समझेंगे। तो नॉर्मल बात है, आप क्या कीजिएगा कि इस ब्लॉक के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कीजिएगा। और कहाँ कीजिएगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट, तो उसको आप अपर हैंड पे शिफ्ट कीजिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पुट कीजिएगा, अपर हैंड पे फिक्स्ड कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये फिक्स्ड है अब आपके लिए। जब इसका मोशन का बात करेगा तो अपर हैंड आपका फिक्स्ड है, अपर हैंड आपका क्या है, फिक्स्ड है। तो जब अब फोर्स लग रहा था देखिएगा तो क्या लगेगा कि ये हाथ तो इधर जा रहा था, आप बैठे हैं, सपोज अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, सोचिएगा कि ये जो हाथ है अपर हैंड वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो आप है, समझिए कि वो आप, ठीक है। जैसे गाड़ी में बैठते देखते हैं ना कि कोई, हम गाड़ी चल रहा है पर हमको लगता नहीं कि गाड़ी चल रहा है, लगता है कि बाहर का जो जितना चीज़ है आउटर ऑब्जेक्ट क्या है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव कर रहा है। ठीक उसी तरह जब आप अपर हैंड की जगह खुद को रख के सोचिएगा और आप तो आगे की तरफ जा, अपर हैंड क्या रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या लगेगा आपको जब आप अपर हैंड पे रहेंगे और लोअर हैंड को देखेंगे तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। आप फिक्स्ड हैं क्योंकि आपने रेफरेंस फ्रेम लिया हुआ है अपर बॉडी को, तो आप फिक्स्ड हैं, रेफरेंस फ्रेम लिया है। जब आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट किया है ये क्या है, ये फिक्स्ड है। और ये क्या दिख रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, लोअर हैंड क्या है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो आपको लग रहा है क्या, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन ले रहा है, तो आपको मोशन को अपोज करना है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या देखने को मिला इस केस में, सेकेंड ब्लॉक के केस, लोअर हैंड के केस में क्या देखने को मिला, यहाँ जो फ्रिक्शन है वो अलॉन्ग द मोशन लग गया, वो अलॉन्ग द मोशन लग गया, यानी मोशन अलॉन्ग द मोशन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उस सेकेंड बॉडी लोअर हैंड के एक्सपेक्ट में तो वो तो अगेंस्ट द मोशन ही लगा, बट फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाए थे उसके अलॉन्ग लग गया फ्रिक्शन इस केस में, ठीक है। तो ये क्यों और कैसे पता चला, तो सिर्फ एग्जैक्ट रेफरेंस फ्रेम की वजह से। और रेफरेंस फ्रेम जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं, पर हाँ ये नहीं, एक बार जहाँ फिक्स कर दिए, आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स किए हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस फ्रेम को दोबारा शिफ्ट नहीं कर सकते। भले दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन की यदि बात करिएगा तो आप उसमें फिक्स कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ यदि आपको एक पार्टिकल का सिस्टम दे दे और उसमें यदि आपको एक रेफरेंस फ्रेम आप कहीं फिक्स कर दिया है, तो याद रखिएगा वो रेफरेंस फ्रेम को आप चेंज नहीं कर सकते। उसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप एंटायर पार्टिकल का मोशन का बात कीजिएगा, ठीक है। इस हैंड के केस में यदि आप बात कीजिए कि हाँ हम रेफरेंस फ्रेम क्यों चेंज किए, जब अपर हैंड का मोशन का बात करते तो लोअर हैंड पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स किया, और जब लोअर हैंड का बात करते तो अपर हैंड पे क्यों फिक्स किए, तो देखिएगा यहाँ पे मोशन जो है एट अ टाइम दोनों को नहीं पूछा गया, एट अ टाइम आपको दोनों को नहीं पूछा गया कि हाँ जब आप ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो बताइए कि दोनों का मोशन दोनों एक साथ मूव करेगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ मूव करेगा तो क्या होगा, पर दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहा था, आपको सेपरेटली पूछा। जब सेपरेटली ना पूछ के एक साथ पूछे तो आप जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स कर दिए हैं आप वहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट या रिमूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते उसका पोजीशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑलवेज कोशिश कीजिएगा कि किसी का फिक्स करने का, और किसी भी सम्स को सॉल्व करने के लिए रेफरेंस फ्रेम का यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे लगाना है कैसे समझेंगे, तो देखिएगा कि जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा है या फिर कोई ऐसा जगह या कोई ऐसा चीज़ जो फिक्स्ड, जो कि क्या फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर रहा है उसका पोजीशन, तो उस जगह पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, सम्स को सॉल्व कीजिएगा, किसी बॉडी का मोशन को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। हमने एग्जांपल भी दिया, यदि आपको समझ नहीं आए या कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे और कोशिश करेंगे कि आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। मेरा तो यही कोशिश रहता है, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ।